नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज बात होगी यूपी में अफसर राज को लेकर के। अफसर राज को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल गरमाया हुआ है। मंत्रियों का आरोप है कि अफसर उनकी सुन नहीं रहे हैं, अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये बात दबे छुपे रूप से अब तक आती रही थी, लेकिन पिछले दिनों दिनेश खटीक राज्य मंत्री हैं जल संसाधन विभाग में, उन्होंने अपना इस्तीफा अमित शाह को भेज दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। और इस्तीफे में लंबे लंबे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव अनिल गर्ग उनका फोन तक नहीं उठाते, फोन पे बात भी करते हैं तो बिना बात सुने फोन रख देते हैं। आखिर उन्हें मंत्री क्यों बनाया गया है? क्या मंत्री सिर्फ उन्हें इसलिए बनाया गया है कि वे गाड़ियों में घूम सके? उन्हें गाड़ियों का शौक नहीं है। इसकी शुरुआत की थी स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव अमित प्रसाद, उनके बिना सुने ही, उनसे बिना बात किए उनकी सलाह बगैर ही तबादले कर दिए। ये तबादले कैसे हो गए? बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री ने इस पर जांच बैठाल दी। यही हाल पीडब्ल्यूडी विभाग के जितिन प्रसाद का भी है। जितिन प्रसाद के विभाग में तबादले हुए और उन तबादलों में धांधलियां हुई। एक जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी में जो ओएसडी थे जितिन प्रसाद के, उन्हें दोषी पाया गया। बाद में उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर से वो आए थे केंद्र से, उन्हें वापस भेज दिया गया। यही नहीं रुक जाती है बात यही नहीं रुक जाती है। गुलाबो देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं और नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री हैं। इन सभी का आरोप है कि उनके विभाग के मंत्री उनकी सुनते ही नहीं है। चाहे वो ट्रांसफर का मामला हो, चाहे वो पॉलिसी का मामला हो या अन्य कोई भी मामला, इसे लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या यूपी में अफसरों का राज है और मंत्री नाराज हैं? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे मनोज यादव, सपा प्रवक्ता, वाचस्पति द्विवेदी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मनमोहन अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ेंगे और अनिल के अंकुर हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। जनता टीवी के राजनीतिक विश्लेषक हैं, पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, कई तमाम अखबारों से भी जुड़े रहे हैं, राजनीतिक रिपोर्ट भी करते रहे हैं और अफसरों की सचिवालय की रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। इसलिए आज हमने इनको भी जोड़ा है कि वस्तु स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस पर बोलने को तैयार नहीं है, लिहाजा आज वे इस डिबेट में शामिल नहीं है। लेकिन मुद्दा गंभीर है, प्रदेश से जुड़ा हुआ है, इस पर बहस जरूरी थी। बातचीत की शुरुआत करते हैं हम सपा प्रवक्ता मनोज यादव से। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये हालात थोड़े से ठीक नहीं है। मंत्रियों और अफसरों के बीच में अगर इस तरह का कम्युनिकेशन गैप है तो इसका सीधा सीधा असर जो भी जनहित के कार्य होते हैं या जो भी पब्लिक के कार्य होते हैं उस पर निश्चित रूप से पड़ता होगा। और उसके अलावा अगर अफसर मनमानी कर रहे हैं, मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, चाहे वो तबादले हों या योजनाएं हों, तो कहीं ना कहीं इससे खराब संदेश तो जाता ही है, दूसरा भ्रष्टाचार की बू भी आती है। आप प्रमुख विपक्षी दल के प्रवक्ता हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है, आपकी पार्टी की राय क्या है और इसे किस रूप में देखते हैं? मनोज जी। के जी, एक स्पष्ट बात मैं बता के अपनी बात शुरू करूं कि अगर बीजेपी अपने मंत्री को उनका फेसबुक आईडी कोई और चलाता है, इस तरह के कोई भी पर्सनल मैटर हो तो उसमें समाजवादी पार्टी कोई टिप्पणी करने पे विश्वास नहीं रखती। लेकिन मामला है अधिकारियों का और मंत्रियों के बीच खटपट का, जिससे कि जनहित के कामों पे, जैसा आपने अपने वक्तव्य में भी कहा, और ये रियलिटी भी है कि अगर मंत्री और अफसर की ट्यूनिंग बेहतर नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का काम बेहतर और सुचारू रूप से नहीं चल रहा होगा, ऐसा सभी महसूस करते हैं। इस पे समाजवादी पार्टी की टिप्पणी है कि अगर बीजेपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब तमाम सारे कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार का भ्रष्टाचार लगातार खोल रहे हैं, तो फिर तो सवाल विपक्ष तो निश्चित तौर पे उसकी जिम्मेदारी है, उसका ये दायित्व है कि वो सरकार से सवाल पूछे, मीडिया के माध्यम से, विधानसभा में, विधान परिषद में, और जो भी माध्यम है उस माध्यम से सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं पूछता हूं कि जब पशुपालन विभाग में बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने वहां के डायरेक्टर पे, जो डायरेक्टर है पशुपालन विभाग के प्रदेश के, उन डायरेक्टर पे सीधा सीधा आरोप लगाया कि उन्होंने तबादलों में बेहतर, मतलब बहुत
मनमाने तरीके से तबादले किए, पैसे लेके किए और सारे नियम कानूनों को शिथिल करके किए। तो क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि स्वयं के ही कार्यकर्ता के द्वारा उजागर की गई चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं? फिर जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जी ने अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार की बात कही, जिस तरीके से अन्य मंत्रियों ने तमाम भ्रष्टाचार की बात कही, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे जल शक्ति मिशन विभाग हो, चाहे और भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन के जी मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कैबिनेट अफसरों में पूरा एक गैप बना हुआ है, जिस वजह से बहुत लेट मुख्यमंत्री जी को कुछ सुनाई दिखाई पड़ रहा है, या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ना होके अफसरशाही जो चल रही है वो अपने हिसाब से चल रही है। क्योंकि एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, इस पैनल में बैठे लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, तो मैंने उनका नाम ही ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रख दिया इसी वजह से। ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर ईमानदार हैं तो फिर उनकी क्या कैबिनेट को ये कोई स्टैंप लगा के दस्तखत नहीं हो जाता है कि साहब आप भ्रष्टाचार कर लोगे, मुख्यमंत्री हमारा जो है वो तो बड़ा ईमानदार है? तो ये मुख्यमंत्री का दायित्व है, जिम्मेदारी है। मैं और नाम लूंगा तो हो सकता है इस पैनल में लोग मुझे ये कहें कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन बंसल जो हैं, जो संगठन मंत्री हैं, ये सभी को पता है कि बंसल जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अफसरशाही रिपोर्ट करती है बंसल जी को, बंसल जी ठेका पट्टा ट्रांसफर पोस्टिंग सब कराते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब नहीं अच्छा लगता तो पत्र लिख के उस अफसर के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। यही सारी चीजें जो चल रही सामने, ये जो स्पष्ट रूप से झलक के सामने आ रहा है। आते हैं आपके पास मनोज जी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वाचस्पति द्विवेदी, उनसे भी बात कर लेता हूं। वाचस्पति जी, ये जो स्थितियां चल रही हैं उन्हें किस रूप में देखते हैं आप, और क्या ये प्रदेश के लिए सही है? आप सभी को नमस्कार। जहां तक इस प्रकरण की बात है, ये दो बातें साबित करता है कि या तो प्रशासन इस सरकार पर भारी है या मुख्यमंत्री के अंतर्गत ये सारे प्रशासक जो हैं वो उनके कहे पे काम कर रहे हैं। उनके सारे मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं वही माने जाते हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश होगा। ये जिस तरीके की आपका पैनल में भी बात हुई, ये निश्चित रूप से साबित करती है कि मुख्यमंत्री जी ने चिन्हित किए अधिकारियों को आदेश दे रखा होगा कि फला अधिकारी मंत्रियों की बात सुननी है और किस हद तक सुननी है। इसमें गंभीर आरोप मेरा ये है कि ये सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा ही ये सब कुछ तय है कि किस मंत्री को कितना लेवरेज देना है, किस मंत्री की कितनी बात सुननी है, किस मंत्री की कितनी बात नहीं सुननी है, किस विभाग को सुनना है। अगर आप देखें तो मेरा एक आरोप है कि मुख्यमंत्री जी के सजातीय जितने मुख्यमंत्री हैं वो उनका बहुत सुना जाता है, लेकिन खासतौर पर ब्राह्मण और अन्य दलित वर्ग के जितने मंत्री हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। ये स्टैंडिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से अधिकारियों को होगा। ये साथ साथ ये भी साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी मंत्री हैं निश्चित रूप से उनका प्रशासन पर बिल्कुल भी पकड़ नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है द्विवेदी, ठीक है। अनिल के अंकुर, आप लंबे समय से राजनीतिक रिपोर्ट भी करते रहे हैं और अफसरों के साथ भी आपका वास्ता पड़ता रहा है, सचिवालय की आपने रिपोर्टिंग की है। ये जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं इन्हें किस रूप में देखते हैं? आपका नजरिया क्या है इसे लेकर के? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता रहा था कि एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे एम चंदा रेड्डी। एम चंदा रेड्डी ने रिटायरमेंट होने के बाद एक किताब लिखी जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी, बाबू डैम। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से लाल फीताशाही और बाबू राज चलता है उसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया था उस किताब में। बड़ी पॉपुलर किताब हुई थी उनकी। तो आज जो परिस्थितियां हैं लगभग उसी परिवेश को दर्शाती है हकीकत में किस तरीके से क्या हो रहा है। और जहां तक विधायकों का या मंत्रियों की नाराजगी है वो आज की नहीं है,
ये समय समय पर अधिकारी प्रभावित होते रहते हैं और यही कारण है कि इस प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं। अगर हम बात करें 2017 से लेकर के आज तक के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में शासनकाल के, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तमाम विधायक 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधान भवन के मंडप में, जब सदन चल रहा था, मंडप में जाकर के बैठ गए, धरने में बैठ गए और उन्होंने धरना दिया और यहाँ तक कहा कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं सुनते हैं, हम जनता को जवाब कैसे दें। बाद में उनको बनाया पटाया गया और अधिकारी को बहुत देर हो गई, लेकिन उनको समझा दिया गया। अब स्थितियां जब नए चुनाव आ गए हैं, नए चुनाव में भी वही स्थितियां तकरीबन रिपीट हो रही हैं। तो इसमें लकुना किस बात का है? लकुना हमें जैसा कि लगता है कि लकुना जो खामी है वो निश्चित रूप से प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों को जो संदेश है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर अधिकारियों को इस मालूम होता है कि वो उनके राइट क्या क्या हैं और मंत्री को ये नहीं मालूम, क्योंकि मंत्री ऑलमोस्ट जो तमाम मंत्री होते हैं वो नए होते हैं, उनको अपने अधिकार का उतना ज्ञान नहीं होता है, अधिकारी ही उनको बताते हैं कि आपका राइट्स क्या है। तो आज के जो मौजूदा स्थिति है, तमाम सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने राइट पर कुंडली मारे बैठे हुए हैं और जो मंत्री के अधिकार हैं उनको ज्ञान नहीं होने देते हैं, जिसके कारण वो अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे और बाद में जनता के सामने या राजनीतिक रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये आरोप लगाते हैं कि अधिकारी उनको सुनते नहीं। पहले किसी भी नेता को या किसी भी इंसान को जब कोई पावर में आता है उसको अपने राइट के बारे में जानना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार और हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो दोनों चीजें जानने के बाद काम करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा हो रहा है, तमाम जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको ही अपने अधिकारों का पूरी तौर से नहीं मालूम है। उनको तो ऐसा लगता था कि जैसे वो आएंगे और अधिकारी से जो कहेंगे वही कानून हो जाएगा। जी ठीक है। मनमोहन अग्रवाल जी, आप भी लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण इसमें देखते हैं? क्या ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच का कम्युनिकेशन गैप है या सत्ता और संगठन में संघर्ष है? जैसा कि मनोज यादव जी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि संगठन के श्री सुनील बंसल जी हैं, वो उनके पास लिस्ट रहती है ट्रांसफर की, पोस्टिंग की, वहां से जारी होते हैं। तो कहीं ये क्या सत्ता और संगठन का संघर्ष तो नहीं है मनमोहन जी? उपाध्याय जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सत्ता और संगठन का कोई संघर्ष है। ये कुछ जिस तरह से 2017 में भारत उसके बाद ये ऐसी परिस्थिति आई है कि ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच समन्वय की बात है। मैं नहीं समझता कि संगठन और मुख्यमंत्री के बीच कहीं कोई ऐसी बात होगी। तो ये मुख्यमंत्री का भी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष ये इस तरह की बात है, उन्हीं की संतुष्टि में मंत्री बनते हैं। ये मंत्रियों को जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दो विषय है। एक विषय है तबादले का, उसको लेकर विवाद है। दूसरा विवाद है कि राज्य मंत्रियों को काम का बंटवारा ना होना। अब जैसे दिनेश खटीक का मुद्दा है, उनका ये कहना है कि हमको विभाग में कोई काम नहीं है, अधिकारी हमारा फोन नहीं उठाते हैं। तो ये काबीना मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य मंत्रियों को भी काम का बंटवारा करें। पिछली सरकारों में भी ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में ऐसा नहीं हुआ, उसके पहले की जो सरकारें रही उसमें भी, विपक्षी सरकारों में भी मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच इस तरह की खींचतान आती रही है। इसमें मौजूदा सरकार में कुछ मंत्रियों ने अपने राज्य मंत्रियों को काम काज बांटा हुआ है, उन विभागों में वो समस्या नहीं है। मगर जिन मंत्रियों ने काम का बंटवारा नहीं किया है वहां राज्य मंत्रियों के अंदर एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। दूसरा विवाद ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा विवाद जो हुआ हेल्थ में हुआ है और पीडब्ल्यूडी में हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी में सारा काम जो है वो मंत्री जी के जो करीबी रहे और जब मंत्री जी भारत सरकार में मंत्री थे तो वो वहां से दिल्ली से एक अधिकारी को अपने साथ ले आए
और राज्य के अधिकारियों पर उनको कोई भरोसा नहीं रहा। सारा काम उन्होंने किया, लिहाजा ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि जो विभाग का विषय। और हेल्थ डिपार्टमेंट में बाबुओं की बहुत चली है। जैसे निदेशालय पर एक डॉक्टर का तबादला 2-2 जिले में हो जाना, या कई चीजें बाबुओं ने अपने शुभचिंतक को, अपने परिवार के लोगों को भेज दिया। 35 जिलों में कोई तबादला ही नहीं हुआ। मंत्री जी का ये कथन की मेरा इतना अक्टूबर क्या हो गया, तो ये स्वाभाविक लगता है कि कोई भी मंत्री एक ट्रांसफर की लिस्ट नहीं देते। जो विभाग के बन के आता है, एक नीति होती है, नीति के आधार पर मंत्री जो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मनमोहन जी, हम समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी के पास चलते हैं। मनोज जी, आपने लंबा समय आपको राजनीति में हो गया है। अभी जैसा कि अंकुर कह रहे थे कि अधिकारी जो है मंत्रियों को उनके अधिकार नहीं बताते, मंत्रियों को उनके अधिकार ही पता नहीं होते और अधिकारी अधिकार दबा के बैठ जाते हैं। उधर मनमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि राज्य मंत्रियों को काम का बंटवारा नहीं हुआ। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को हमें किस रूप में देखना चाहिए? और खासतौर पर तबादलों को लेकर के, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जब भी तबादले होते हैं तो हर मंत्री की इच्छा होती है कि उनके पसंद के अफसर उनके पसंदीदा जगह पर भेजे जाएं ताकि उन्हें काम करने में सुविधा हो सके। हालांकि इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। जब भी आप अपने पसंदीदा अफसरों को लाते हैं, वहां से आरोपों की भी एक अलग लंबी झड़ी लग जाती है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, ये जो इस समय चल रहा है? देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता द्विवेदी जी ने जो बात कही, मैं वहां शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी कास्ट है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये रियलिटी है। चाहे योगी 1.0 में आप देख लीजिए, चाहे योगी 2.0 में देख लीजिए, कोई सिंगल ठाकुर राज्य मंत्री तक उसने विरोध नहीं किया है। ना मुख्यमंत्री जी का विरोध किया है, ना अफसरों का विरोध किया है, ना किसी का भी विरोध नहीं किया। लेकिन इसके इतर वो चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, या किसी भी जाति का मंत्री रहा हो, उसने विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि काम रियल में सुचारू रूप से नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार में। मैं आता हूं अधिकारियों के मैटर पे, जो बात अभी हमारे अग्रवाल साहब कह रहे थे। अच्छा, अगर एक पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार का एक अधिकारी ले आता है तो वो अपनी मनमानी कर रहा है, यही तो कहना चाह रहे हैं ना अग्रवाल साहब। तो जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव भेज दे रहा है बिना मुख्यमंत्री के इजाजत के, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के, और पैरासूट से उतार दे रहा है, तो फिर किसकी मनमानी चल रही होगी? ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर मनमानी चल रही होगी तो कौन मनमानी करा रहा होगा और किसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी? ये कंट्रोवर्सी तो जो हमारे अग्रवाल साहब है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, उनकी ही बातों से स्पष्ट हो जाता है। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश का डीजीपी हो, फिर चाहे मुख्य सचिव हो, जो भी अधिकारी है वो ऊपर से भेजे जाते हैं और पूरी कैबिनेट को, पूरी अफसरशाही को अलग अलग तरीके से गवर्न किया जा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है। इस पे कोई ट्रायल नहीं हो सकता है, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता है, कोई इस पे बड़ी खबरें नहीं बनती। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बुलडोजर वाला डिपार्टमेंट उनके पास है और हिंदू मुसलमान वाले बयान देने के लिए, दो चीजों के लिए वो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आप बुलडोजर चला सकते हो विपक्ष के नेताओं को, एक धर्म विशेष के लोगों के यहाँ, और बयान दे सकते हो आप जैसा चाहो, हिंदू मुसलमान के टाइप वाला कोई भी बयान दे सकते हो। बाकी आईएएस कहां से ट्रांसफर हो, मुख्य सचिव तो वहां से अपॉइंट हो गया, क्लियर है। लेकिन आईएएस का ट्रांसफर कौन होगा, मलाईदार विभाग कौन लेगा, कैबिनेट कौन बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे। लेकिन अगर एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई जनता के द्वारा सरकार, जिसको सारे अधिकार हैं और मुख्यमंत्री को अधिकार, बंसल को अधिकार बंसल के संगठन के होंगे, बंसल को अधिकार उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को छोटा किया जा रहा है। और छोटा इतना किया जा रहा है कि मैंने तो 2018 में ही कह दिया था, 18 में कहा था के जी मैंने कि मुख्यमंत्री जी अब उनका कद जरूर छोटा है, लेकिन सरकार में उनका कद उनके कद से भी ज्यादा छोटा है। ये मैं दावे से कह रहा हूं। कद बड़ा है उत्तर प्रदेश की सरकार में सिर्फ और सिर्फ बंसल जी का और अमित शाह जी का, जो यहां की सरकार में नहीं, वहां की सरकार में
और उनके ही हिसाब से ठेके होंगे, पट्टे होंगे, कहाँ की कंपनी काम करेगी, ये मुख्यमंत्री थोड़े नहीं निर्धारित करेंगे। और ना मुख्यमंत्री जी कोई मानक, कोई मीटर, कोई ऐसी चीजें करेंगे। इन सारी उठापोह के बीच में ही परिस्थितियां ऐसी बनती कि दिनेश खटीक जैसा कोई राज्य मंत्री आके अपनी बात को कहता है, कोई कैबिनेट मंत्री अपनी बात को कहता है, कोई सिंचाई मंत्री, कोई पशुपालन मंत्री, कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई ऐसा लग रहा है। एक मिनट मनोज जी, आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे आज आप बिल्कुल मुख्यमंत्री के लिए प्रवक्ता बन करके आए हैं, मुख्यमंत्री की पैरवी में खड़े हैं। नहीं, देखिए ये तो कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश में हो रही है। किसी सरकार, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर 200 लोग धरने पे बैठ जाएं विधानसभा के पटल पे या विधानसभा के हॉल में, तो ये एक बड़ी घटना है ना। इस घटना को सीरियस लिया जाना चाहिए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी की बात ये कह रहा हूं कि मैं उनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करता। वो ईमानदार व्यक्ति होंगे क्योंकि वो एक मठ के मठाधीश हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके बहुत सारे सैकड़ों मंदिर है जहां से उनको चंदा आता है, सैकड़ों कॉलेज है जहां से उनको फंड आते हैं, तो उनको पैसे की हो सकता है जरूरत ना हो, नो डाउट। लेकिन जब अधिकारों का टकराव होगा, निश्चित तौर पे वहां पे मुख्यमंत्री जांच के आदेश देंगे, वहां पे तमाम सारी चीजें बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के होंगी, तब इस तरह की चीजें सामने आएंगी। बाकी ईमानदार मुख्यमंत्री जी इतने हैं कि कोई ऐसा कैबिनेट मंत्री बचा नहीं जिसने भ्रष्टाचार न किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भाजपा कह रही है, ये मेरे आरोप नहीं, मीडिया के आरोप है। नहीं, ठीक है। हम कांग्रेस के प्रवक्ता से ले लेते हैं। द्विवेदी जी, आपने भी, आपका लंबा अनुभव है राजनीति का। ये जो वर्तमान में स्थितियां चल रही हैं, जैसा अभी मनोज यादव जी कह रहे थे कि बंसल जी और मुख्यमंत्री के बीच में ये संघर्ष है, जबकि मुझे ये सुनने में आता है कि अब आज दिक्कत ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस डिबेट में शामिल नहीं हुए। इस विषय पर उन्हें बोलने से मना किया गया है कि संगठन की सरकार नहीं सुन रही है। सरकार का कहना है कि संगठन बेवजह दखलंदाजी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो प्रदेश की जनता का हो रहा होगा। आप क्या सोचते हैं द्विवेदी जी? देखिए, जहाँ तक मैं विभिन्न विभागों विभक्त करके देखना चाहूंगा, पहले तो ये कि जो अधिकारी और जो मंत्री और इसके बाद संगठन, ठीक है। तो जहाँ तक अधिकारियों की बात है, वो बहुत पढ़े लिखे और बड़ी उच्च कोटि की परीक्षा पास करके आते हैं, वो ज्यादा ज्ञानी होते हैं। जहाँ तक मंत्रियों की बात है, वो उनकी तुलना में उतना ज्यादा विषयों को नहीं जानते हैं और उनकी दिक्कतें होती हैं उनके साथ। दूसरा ये है कि इसके बाद तो पार्टी का जो संगठन है वो निश्चित दखल करता है, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। ये फर्क हो सकता है कि किसी पार्टी में कुछ ज्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन जहाँ तक इस सरकार की बात है, यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है, सारा सत्ता का केंद्रीकरण किया हुआ है। और उनके मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्पष्ट रूप से निर्देश हैं कि किस नेता को, किस मंत्री को कितना वेटेज देना है, वहां पर वो सब तय है। अगर कोई अपने मंत्रालय के अधिकारों का उपयोग करके ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहे तो उस पर आरोप लगा दीजिए। मैं बड़े पर्सपेक्टिव के साथ एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, ये जातिगत आधार पर पूरा हो रहा है। जब देखा कि उप मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, बड़े छापे हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भयाक्रांत हो गए। इसी प्रकार जतिन जी के साथ यही हुआ। जतिन जी को जब देखा कि ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, हाँ ये बात अलग हो सकती है कि उनके विभाग के जो पीएसओ वगैरह हो, उन्होंने माल खाया हो। वो माल तो आप समझते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। और जब हमारे यहाँ कांग्रेस में भी थे तब भी बड़ा इन्होंने माल खाया था, तो उसमें कोई शक नहीं है। वो तो मालदार विभाग लेते हैं और जब नहीं मिलता है तो ब्लैकमेल करके वो इसी तरीके से करते हैं। लेकिन वो अब की बात साहब उनका एक मठाधीश से पड़ा हुआ है, नेता से नहीं पड़ा, मठाधीश से पड़ा, जो कि एक बिल्कुल तमाशा है। उसको पार्टी और संगठन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो ब्रांड योगी है और ब्रांड मोदी है, और ब्रांड योगी मोदी जब हो
तो जो जितने अधिकारी हैं उनको उनकी बात माननी पड़ेगी। और जितने जो लोग मानते हैं वो कि जो भी जीत के आ रहे हैं वो योगी जी की वजह से जीत के आ रहे हैं या मोदी जी की वजह से जीत के आ रहे हैं, तो अपने मंत्रियों की क्यों सुनेंगे? अधिकारियों को आदेश ही है कि जिसको मैं बताऊं उसको आप सुने। तीसरा स्थिति ये है कि जो संगठन की बात, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, संगठन का अच्छी तरह आप जानते हैं कि भाजपा में आरएसएस का दखल हमेशा रहता है, चाहे वो किसी व्यक्ति को आपका विधायक बनाने की बात हो, उसको टिकट देने की बात हो, मंत्रालय का बंटवारा हो, मलाईदार विभाग किसके पास जाएगा, कौन किसको फिर आरएसएस को कितना पैसा वहां से पहुंचाएगा, ये सब कुछ तय है। जो ज्यादा अच्छा पैसा पहुंचाता है उसको जाहिर सी बात है कि संगठन में। ठीक है द्विवेदी जी। अनिल के अंकुर, एक अभी इसकी शुरुआत ब्रजेश पाठक जी ने की थी। ब्रजेश पाठक जी ने अपने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को पत्र लिख करके कहा ट्रांसफर नीति लागू है, कई ट्रांसफर गलत हुए हैं, और उसके बाद में वो पत्र वायरल हो गया। उसके बाद में उस पर जांच बैठा ली गई। इसी प्रकार से जैसा कि द्विवेदी जी भी कह रहे थे, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो ट्रांसफर हुए तो उसमें जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी अनिल पांडे समेत 5 बड़े अफसरों को इसमें दोषी पाया गया, उन पे कार्रवाई हो गई। आबकारी विभाग के सचिव जो है वो मंत्री के आदेश को पलट देते हैं, ऐसा नितिन अग्रवाल जी महसूस करते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में गुलाब देवी हैं, उनको आराधना शुक्ला से दिक्कत है, उसमें भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो 4-5 विभागों के जो है बिल्कुल सामने है। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं और आने वाले समय में इसका क्या आपको लगता है इम्पैक्ट क्या होने वाला है? क्या जो कार्रवाइयां हुई हैं, क्या आपको लगता है कि मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे और जो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्रवाइयां की गई हैं उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई हैं? आखिर लब्बो लुआब क्या है, गलियारों में क्या चर्चा है, सचिवालय में क्या इसे लेकर के माहौल है और मंत्रालयों में इसे लेकर के क्या सोचते हैं? अनिल अंकुर। देखिए साहब, बात यह है कि हम इसका उत्तर दें इसके पहले एक बात हम थोड़ा सा उल्लेख करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार का। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक राज्य मंत्री है, बहुत रोचक मुद्दा है जो कि मनमोहन जी ने बताया था कि उसकी इसी से संदर्भित है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं बेचारे, उनके वो बोले कहने के हमको भैया 3 विभागों मंत्री बना दिया गया। हमारे परिवार वाले, हमारे रिश्तेदार बड़े खुश कि हमारे भैया जो है 3 विभागों के मंत्री बन गए। और कहने गए जब हमको राइट के मामला आया तो मालूम हुआ कि एक विभाग के मंत्री ने मुझे राइट दिए हैं, अधिकार दिए हैं कि हम उनका जो है विधानसभा के सवालों को उत्तर देंगे, विधानसभा में सवालों को उत्तर देने का अधिकार। फिर एक मंत्री ने राइट दिया कि विधान परिषद में सवालों को उत्तर मंत्री देंगे, 2 अधिकार मिले। फिर तीसरे जो मंत्री थे कहने भैया ये मंत्री बड़े कृपालु थे, इन्होंने मुझे अधिकार दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन और वर्दी देने का अधिकार। ये हकीकत है। कहने मैं किसका कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते। ये तो एक हकीकत है जो मंत्रियों का दर्द है, जो साफ तौर से जाहिर होता है। ये केवल मंत्रियों का दर्द नहीं है बल्कि राज्य मंत्रियों से लेकर के गांव देहात तक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अगर आप फील्ड पे जाते हैं तो ये दर्द आमतौर पर सुनाई देता है। तो ये संदेश कहीं जाना चाहिए। दूसरी बात है ब्रजेश पाठक जी की और अदर मंत्रियों की। तो हम बताते हैं इसमें ब्रजेश पाठक जी वो मंत्री हैं जब ये इसकी पिछली वाली सरकार में न्याय मंत्री हुआ करते थे और कोरोना फैला हुआ था, तमाम मौतें हो रही थी, तो इन्होंने इसी स्वास्थ्य विभाग के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे कि इनकी निष्क्रियता से ऐसा हो रहा है। और एक लेटर लिखा था, पत्र लिखा था जो कि बहुत वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्या स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। और सबसे खास बात ये कि जो इनके अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अभी उस समय थे वो आज भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया था पहले, वही आपके आज ही प्रमुख सचिव अपर मुख्य सचिव बने हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके जहन में बात तो होगी कि बाबू आप बहुत पहले उड़ रहे थे ना, लो अब। तो एक तो ये। दूसरी तौर पे जो अधिकारी जो नहीं सुनते हैं, वो एक तो उसका एक कारण ये भी है कि तमाम सारे अधिकारी एक लंबे समय तक एक विभाग में बने हुए, सरकार बदल गई, मंत्री बदल गए, लेकिन अधिकारी वही बने हुए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे का उल्लेख कर दूं, यमुना एक्सप्रेस वे एक ऐसा वो है जो उद्योग विभाग से संबंधित है। वहां पे रिटायर्ड अधिकारी को चौथी बार, मतलब 3 बार, 3 साल पहले रिटायर हुए थे, तो उनको 3वारा अपॉइंटमेंट मिल गया। मतलब
5 साल से ऊपर हो गए वो वहीं पे काम कर रहे हैं यमुना आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये मैसेज जाता है कि आप लोग भैया आप लोग सुरक्षित हो, मंत्री सुरक्षित नहीं, मंत्री बदलते रहते हैं। तो जब ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसे ही आराधना शुक्ला भी लंबे समय से माध्यमिक शिक्षा में है, तो जब ऐसी, और यही अमित मोहन प्रसाद जो स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी मान लेता है कि हम तो बलशाली हैं, मंत्री जी के बिल्कुल छटाक पर समझता है, छटाक पर। तो जब मंत्री को हल्का में ले लेगा तो यही होगा जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जी तो अनिल जी, तो इससे ऐसा नहीं लगता कहीं कहीं ये भी है कि भाई ठीक है, मंत्री क्या इसमें जो आरोप लगते हैं वो ये लगते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हो जिसमें भ्रष्टाचार जीरो लेवल का हो, लेकिन जो तबादलों को लेकर के ज्यादातर मामले यही हुए हैं, तबादलों को लेकर के ही मंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। और जो भ्रष्टाचार जो शुरुआत होती है वो भी तबादलों से ही होती है, बाकी चीजों की तो बात अलग है। तो मुख्यमंत्री की मंशा तो सही नजर आती है। अब मंत्री ऐसा क्यों चाहते हैं कि तबादलों में उनकी पूरी तरह से चले, वो लिस्ट सौंपे उसी पे हो? तो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत लालसाएं होंगी ना, व्यक्तिगत कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ टकराते होंगे और मुख्यमंत्री ऐसा चाहते नहीं होंगे। क्या सोचते हैं आप? देखिए उपाध्याय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कोई भी टीम लीडर होता है वो चाहता है कि उसकी जो उसके टीम के मेंबर्स हो वो उसके मुताबिक हो, ताकि जो उसके उनके इशारे को समझते हो, वो क्या चाहते हैं, कब कैसे मूवमेंट होना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे जिस तरीके से मतलब मुख्यमंत्री शौचालय हो या कोई मंत्रालय हो, तो वो अपनी टीम को अपने हिसाब से तय करता है। और अब की बार तबादलों में सबसे बड़ी खास बात हुई कि संदर्भित, मतलब जब नीति आती है, नीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप संदर्भित विभाग के मंत्री से अनुमोदन न लें। यहां तक कि डिप्टी सीएम साहब लिख रहे हैं कि हमको पता ही नहीं, हमसे अनुमोदन नहीं लिया गया। जब डिप्टी सीएम नेक्स्ट टू सीएम है वो लिख रहा है, तो ऐसी स्थिति तो बड़ी हास्यास्पद होती है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रियों की अनदेखी हो रही है और मंत्री चाहता जाता कि काम अच्छा हो, क्योंकि वो तो सीधे जैसे जनता का रिप्रेजेंटेटिव है और जो जनता से चुन के आता है वो जनता के बीच में जाता ही जाता, अल्टीमेटली आज नहीं जाएगा, 5 साल बाद जाएगा तो उसको जनता उत्तर, अधिकारी को कोई उत्तर देना नहीं है। अधिकारी तो तभी फंसता है जब सरकारें बदलती हैं, अदरवाइज अधिकारी जब तक सरकार उनकी चलती रहती है और उनका सेटिंग ऊपर से नीचे से ठीक ठाक रहता है तो कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ये 5-5 साल से 4-4 साल से एक ही विभाग में ऐसे बड़े अफसर पड़े रहते हैं, तो उनको बदलना बहुत जरूरी होता है। जब तक वो नहीं बदलेंगे तो मंत्री और राज्य मंत्री और जनता और विधायक ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। ठीक है, मनमोहन अग्रवाल जी, आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो तबादले वगैरह होते हैं, भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है? और यदि मुख्यमंत्री का ऐसा आदेश है कि कोई भी तबादले हों या किसी भी मंत्री के कहने पे हर काम न किया जाए, तो ये जो अंकुश लगाने की कोशिश है, ये कोशिश है, इसको गलत क्यों मानते हैं? इसको गलत क्यों कहा जा रहा है? देखिए बाबू जी, तबादला जो भ्रष्टाचार वाली बात है, तबादले से शुरुआत होती है। ये बात जो आप कह रहे हैं काफी हद तक कुछ माना जा सकता है, कुछ नहीं माना जा सकता है। इस बार सरकार ने तबादला नीति बनाई और तबादला नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिली। उसमें सारे मंत्रियों की सहमत मानी जानी चाहिए, क्योंकि कैबिनेट में सभी का जो प्रतिनिधित्व रहता है। तो 30 जून तक तबादले होने थे। ये जो सबसे पहले विवाद स्वास्थ्य विभाग से शुरू हुआ, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी और दोनों डिप्टी सीएम वहां पर गए हुए थे। और जिस समय तबादला आदेश एकदम 30 जून की रात में, बल्कि 1 जुलाई को ये तबादले आदेश जारी हुए, बैक डेट में हुए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस समय हैदराबाद में थे। अब उनका जब वो लौट करके आए तो जो मेरी जानकारी है उन तबादलों को लेकर के, जब उसमें ये उठा कि एक डॉक्टर को 2-2 जिले में तबादला कर दिया है, 35 से 40 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी किसी का तबादला नहीं हुआ है, एक डिस्पेंस ऐसी सीएससी पीएससी है जहाँ 17 में से 16 का तबादला हो गया, पूरी डिस्पेंस बंद हो गई थी। उसी तरह से उसको आकर के जब वो लौटे हैं तो उन्होंने आकर के सबसे पहले अमित मोहन प्रसाद को कॉल किया और अपने दफ्तर में, मेरी जो जानकारी है, उन्होंने अमित मोहन प्रसाद से इस बात पर पूरा डिस्कशन किया। उसके बाद उन्होंने जो बातचीत किया, करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा
और उस पत्र में ये बात आया कि तब उन्होंने कहा कि बिना मेरे अनुमोदन के ये तबादले हो गए, और उसमें कई जो मर गए थे जिनकी वजह से किसी उनके बेटे को पोस्टिंग दे दिया गया था, मृतक आश्रित में, उस डॉक्टर का तबादला हो गया। तो ऐसी कंडीशन बनी, तो ये नहीं कह सकते कि अब मैं जहां तक आपको आराधना शुक्ला और गुलाब देवी की बात बताता हूँ, यही गुलाब देवी जो है पिछली योगी सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ राज्य मंत्री थी, और उस समय आराधना शुक्ला उस विभाग की अपर मुख्य सचिव थी। उस समय दोनों का विवाद पैदा हुआ था, और वो आज माध्यमिक शिक्षा की मंत्री है और वही आराधना शुक्ला उनके विभाग की सचिव है। तो ये जिस तरह से अमित मोहन प्रसाद कह रहे थे, अभी अनिल अंकुर जी ने कहा कि कोरोना काल में जब ब्रजेश पाठक जी ने एक चिट्ठी लिखी थी कि कोरोना से लोग मर रहे हैं, दवाओं की व्यवस्था नहीं है, जांच की व्यवस्था नहीं है, और उस चिट्ठी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ा हड़कंप मचा था, तब भी अमित मोहन प्रसाद जी थे, और वही अमित मोहन प्रसाद जी अभी भी हैं। अभी ब्रजेश पाठक जी ने मंत्री बनने के बाद से एक दवा स्टोर पे छापा मारा था, जहाँ 16 करोड़ से ज्यादा की दवाएं एक्सपायरी डेट की मिल गई, उन पे जांच बताई गई, 3 दिन में जांच रिपोर्ट आनी थी, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई, 3 महीने होने को आ गए हैं। इसी तरह तबादलों को लेकर के जो जांच 7 दिन में देनी थी, अभी तक वो कमेटी की रिपोर्ट ही नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि ये सरकार के मुखिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्ष, दोनों ही अंग उनके हैं, और ये सरकार का जो मुखिया है उसका बनता है कि वो अधिकारी और मंत्री दोनों के लेवल पर सामंजस्य बैठाए। ठीक, राज्य मंत्रियों की जो मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्री और मंत्री बनाएंगी। ठीक है मनोज जी, जैसा अभी अनिल जी को आपने सुना, मनमोहन जी को सुना, दोनों की बातों में एक बात सामने आई कि जिन विभागों के अधिकारियों का विवाद पिछली सरकार में जिन मंत्रियों से रहा, जैसे अमित प्रसाद का, जैसे आराधना शुक्ला का, जैसे भूसे रेड्डी जी हैं, और इनको उन्हीं मंत्रियों को दे दिया गया जिनसे इनकी बनती नहीं थी। तो ये क्या, इसे आप अच्छी परंपरा मानते हैं? देखिए, ये जैसा अनिल के अंकुर कह रहे थे कि जवाबदेही तो मंत्रियों की है, जनता के बीच में मंत्रियों को जाना है, अधिकारियों को जाना नहीं है। तो अगर मंत्रियों की सुनी ही नहीं जाएगी तो वे जनता को क्या जवाब देंगे और जनता के लिए क्या करेंगे? अधिकार अपनी जगह अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में मंत्रियों का इकबाल रहना चाहिए, और मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उन्हें अपने विभाग के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सब कुछ अभी चल रहा है ये एक अच्छी परंपरा नहीं है? मनोज जी। उपाध्याय जी, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दो शब्द हैं। ये निश्चित तौर पे संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा चुनी हुई सरकार के सबसे ये महत्वपूर्ण दो शब्द मैं मानता हूं। सरकार के लिए इन दोनों शब्दों को प्रतिदिन परिभाषित करना पड़ता है और उसको हर दिन जवाबदेही तय करनी पड़ती है। ये क्यों चल रहा है, इसके पीछे की कहानी बिल्कुल सिंपल है। मैं कहानी मेकर नहीं हूं, मैं कहानी सुनाना भी नहीं जानता, लेकिन जो मेरे सूत्र कहते हैं, चूंकि राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं तो निश्चित तौर पे सबसे रिश्ते हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे तमाम सारे मंत्री हों, अधिकारी हों, सबसे रिश्ते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर वो अधिकारी पहले से बैठे थे और कैबिनेट तय की गई, कैबिनेट कहां से बनी, जहां से बनी वहां से बनी, यहां से नहीं बनी, और कंट्रोवर्शियल इसलिए रखा गया है अधिकारी को और मंत्री को कि कोई काम एक व्यक्ति के कहने से नहीं होना है। एक व्यक्ति मतलब मुख्यमंत्री के कहने से, अगर मुख्यमंत्री जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकारी रिपोर्ट करते हैं, ज्यादातर अधिकारी रिपोर्ट करते हैं, एक दो को अगर छोड़ दीजिए, गृह वाले को छोड़ दीजिए, सूचना वाले को एक आध को छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर रिपोर्टिंग बंसल साहब को रिपोर्ट करते हैं अधिकारी, जो मेरी अपनी जानकारी है। वो बंसल साहब अमित शाह साहब को रिपोर्ट करते हैं। अगर एक बात मैं जिम्मेदारी से करा, एक योजना अगर 6 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बनाई हो, जो प्रदेश की सरकार बनाती है अपने स्टेट के लिए, एक भी कोई योजना नहीं बनाई, तो एक मुख्यमंत्री इतना ताकतवर, जो इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री, इतने बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री हो के एक योजना नहीं बना पाया, तो आप सोचते होंगे कि अपर मुख्य सचिव जो लेवल के अधिकारी होंगे या जो प्रमुख सचिव होंगे, बिल्कुल जी
तो उपाध्याय जी मुझे मैं लगता बड़ी है मनोज ईमानदारी की से कह आवाज रहा हूँ, हमसे कट गई है। जवाबदेही जो वाचस्पति है। जी जी मेरी बात मैं बोल रहा हूँ, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जवाबदेही जो जी जी है वो ना तो अधिकारियों की है ना मंत्रियों की है। जवाबदेही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की भी नहीं है, अमित शाह जी की और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की है। तो उन सबको पता है कि जवाबदेही तो दो ही चेहरे की होगी। मुख्यमंत्री जी का चेहरा कोई माने नहीं रखता है, कैबिनेट मंत्री वो एक नरेशन पे चुनाव होगा। अगर जवाबदेही का डर होता सरकार को तो निश्चित तौर पे इन सारी कंट्रोवर्सियों से अपने आप को दूर रखती। बहुत बड़ी बात है, मैं मनमोहन जी बैठे हैं पत्रकार के रूप में, क्या किसी भी सरकार में समाजवादी पार्टी की, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इतने मंत्रियों के साथ इस तरह के भ्रष्टाचार की बात सामने निकल के कभी आई है क्या? कभी भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकारें रही कि एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों के भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट सामने आ गई हो, जब पत्र लेखन प्रक्रिया शुरू गई हो, एक आईपीएस एक आईएएस के ऊपर आरोप लगा रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके, पैसे को लेके, कोई आईपीएस हत्यारा होके गायब हो जा रहा हो, ये सब कभी भी किसी सरकार में इस तरह नहीं हुआ होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ना सरकार पे कोई डेंट लग रहा है, ना मंत्रियों पे कोई डेंट लग रहा है, ना जो तमाम सारी प्रक्रियाएं उन पे कोई सवाल उठाया जा रहा है। सिर्फ कुछ सवाल रेज हो रहे हैं, उसकी जवाबदेही के लिए बीजेपी के प्रवक्ता भी आपके चैनल पे जवाबदेही के लिए भी नहीं आएंगे। तो ये समस्या है पूरे प्रदेश की। अनिल के अंकुर, आप इसमें एक कंक्लूजन रिमार्क में आपसे चाहता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को अगर नहीं रोका गया तो आने वाले 2024 के लिए क्या कोई ऐसे खतरनाक संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं जो उनके सामने दिक्कतें खड़ी कर दें? क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाएगी, संगठन के लोगों की नहीं सुनी जाएगी, मंत्रियों की नहीं सुनी जाएगी, तो वे आखिर जवाब किसे देंगे? वे अपने क्षेत्र में कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे? अंकुर जी बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अभी जैसे कि मनोज यादव जी ने बात की कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, और कोई भी क्षेत्र हो अगर जो टीम लीड कर रही होती है और तो जो अकाउंटेबिलिटी जो तय होती है उसकी तय होती है जनता की निगाह से लेकर के हर तरीके से अकाउंटेबिलिटी उसकी तय होती है कि ये आदमी फेल आया या सक्सेसफुल रहा, ये उस पर तय होता है। तो अगर उत्तर प्रदेश के में अगर इस तरीके की स्थिति पैदा होती है और अधिकारी जब मनमानी करेंगे, विधायकों और राजमंत्री या मंत्री को नहीं सुनेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि इसकी जिम्मेदार कौन था, ये घटना क्यों होती रही, बार बार रेज होती है, उसके बाद क्यों होती रही। तो कम से कम मुख्यमंत्री होने के नाते। अनिल जी मैं आपको बीच में रोकूंगा, हमारे साथ कांग्रेस के द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो स्थितियां इस समय प्रदेश में निर्मित हुई हैं, इन्हें आप किस रूप में देखते हैं? और अगर आप विपक्ष के नेता हैं और विपक्षी पार्टी में हैं, तो आप किस तरीके से इसको लेंगे, किस तरीके से जनता के बीच में लेके जाएंगे, और इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? द्विवेदी जी से बार बार संपर्क हमारा कट रहा है, हमें बहस यही समाप्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय था। ये विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि अफसर और मंत्रियों की एक जुगलबंदी से मिलकर ही सरकार चलती है, और इस समय ये जो स्थितियां हैं इन पर आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार और संगठन में भी क्या संघर्ष है, सरकार और मंत्रियों में क्या संघर्ष है, अफसरों और मंत्रियों के बीच में क्या विवाद है, ये विवाद कहां जाकर के खत्म होगा, इन विवादों के निहितार्थ क्या हैं, क्या इन विवादों की जड़ में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार को खत्म करने की नीयत है, ये अभी किसी को नहीं पता। बहरहाल दिनेश खटीक का मामला जैसे तैसे शांत हो गया है, लेकिन चिंगारी कहीं ना कहीं सुलग रही है। संगठन के लोग भी गाए बगाए ये बातें करते रहते हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। इन परिस्थितियों में 2024 आ रहा है, ऐसी परिस्थितियों में आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।